हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज सेट नंबर 1 2025 का मैथ का उसका तीसरा नंबर हल करने जा रहे हैं। इसके पहले के नंबर्स हम लोग पिछली वीडियो में हल कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। लिखा यदि f ऑफ f सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर तथा g सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, दो फंक्शन दिए हैं f और g और इनमें बोला गया है कि f ऑफ x बराबर cos x एंड g ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर। ये दो अलग अलग फंक्शन हमको दे रखे हैं। तो कहा जा रहा सिद्ध करो कि f ऑफ g डज नॉट इक्वल टू g ऑफ f। सिद्ध करना है g ऑफ f डज नॉट इक्वल टू f ऑफ g। इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। दो फंक्शंस को मर्ज कर देना कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। तो चलिए हम लोग पहले गॉफ निकालते हैं। ठीक, तो गॉफ कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। गॉफ इसका मतलब क्या होता है, g ऑफ f ऑफ x। मतलब g वाले फंक्शन में जहां भी x लिखा होगा वहां पे हम f ऑफ x की वैल्यू रख देंगे। तो देखिए g, अब चाहो तो f ऑफ x या फिर चलो g वाले फंक्शन में जहां x है वहां पे f ऑफ x करो। तो g वाला फंक्शन कहाँ, ये है, तो उसमें x की जगह f ऑफ x, तो f ऑफ x का स्क्वायर। हमने g वाले फंक्शन में जहां पर x था वहां पर f ऑफ x लिख दिया, स्क्वायर लगा था स्क्वायर लगा दिया। अब f ऑफ x की वैल्यू भी पता है अपने को, तो f ऑफ x की वैल्यू रख दो, कितनी है cos x, तो cos x का स्क्वायर। तो इस तरह से अपने को मिल गया 3 cos स्क्वायर x। ये गॉफ का मान आ गया। अब फॉग देखो, f ऑफ g, f ऑफ g का मतलब f ऑफ g ऑफ x। मतलब f वाले फंक्शन में जहां जहां x लिखा होगा वहां पे हम g ऑफ x रख देंगे। तो f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू रख लो चाहो तो, या तो पहले f में g को रख दो चल के। f कहाँ है, ये है, तो g रख दो। तो cos x की जगह g ऑफ x रखना है, g ऑफ x की जगह रख दिया। अब g ऑफ x की वैल्यू कितनी है, ये है 3x स्क्वायर, तो cos के एंगल में हो गया 3x स्क्वायर। अब बताओ क्या ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है। तो इट इज प्रूव दैट कि g ऑफ f डज नॉट इक्वल टू f ऑफ g, दोनों बराबर नहीं है। ये कोई प्रमेय नहीं है कि हमेशा g ऑफ f ऑफ g के बराबर नहीं आएगा। ये तो एक इस सवाल में स्पेशल हो चुका है। मतलब जरूरी नहीं कि बराबर हो या ना बराबर हो, कुछ भी फिक्स नहीं होगा। कभी बराबर आ सकते हैं किसी सवाल में, किसी सवाल में बराबर नहीं आएंगे। तो गॉफ ऑफ बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी, वो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न इसी का। अब देखो तीसरे का खा नंबर लिखा है y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर फिर dy बराबर 0। तो ये है एक अवकल समीकरण। अवकल समीकरण की पहचान क्या होती कि उसमें कम से कम dy या dx ये जरूर मिलेंगे। dy बटे dx ये सब होते हैं। तो dx यहाँ पे लगा, dy यहाँ पे है, तो इसको हल करना है। हल करने का मतलब है कि इसको साधारण से समीकरण में चेंज करना है। जैसे साधारण समीकरण होता है y और x के फॉर्म में। तो हम क्या करें, सबसे पहले उधर 0 है तो दो पद है, तो इसको एक पद में चेंज करो, एक को उधर भेज दो। तो चलिए हम लोग इसी को रोकते हैं, उसको भेज देते, किसी को भी भेज दो। तो y dx बराबर माइनस का x माइनस वाई स्क्वायर dy। अब dy को बटे में ले आओ, तो y dx बटे में dy बराबर माइनस का x माइनस वाई स्क्वायर ये। अब देखो, अब याद करो रैखिक अवकल समीकरण dy अपॉन dx प्लस py बराबर q के रूप में, या फिर dx बटे dy प्लस q x बराबर px बराबर q के रूप में। दो सूत्र बनते हैं,
तो इसको किसी भी तरह से हमको कन्वर्ट कर लेना। तो अगर हम लोग dx बटे dy में ही रखें तो y को उधर भेज दो, क्योंकि x ये जो dy बटे dx हो या dx बटे dy हो उसका गुणांक 1 होना चाहिए, तो ये y को उधर पक्षांतर कर दो। तो dx अपान dy बराबर माइनस का x माइनस वाई स्क्वायर पूरे बटे ये y गया, माइनस को अंदर चाहो तो गुणा कर दो, तो गुणा करके कितना बन जाएगा, ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो वाई स्क्वायर माइनस का एक्स हो जाएगा। अब ये दोनों के बटे हैं, इसको अलग अलग कर दो, तो dx अपान dy बराबर वाई स्क्वायर अपान वाई माइनस एक्स बटे वाई। ठीक, अब एक को इधर ले आओ, dx होगा तो dx के साथ px आना चाहिए, तो x वाला इधर ले आओ, तो dx अपान dy प्लस एक्स बटे वाई बराबर वाई स्क्वायर से y कटेगा तो y बचेगा। अब ये तुलना कर सकते हो, इसको लिखोगे रैखिक अवकल समीकरण dx बटे dy प्लस px बराबर q से तुलना करने पर। अगर dx है तो ऊपर इधर x जरूर होना चाहिए, तो p कौन सा आया, p कितना आ गया, तो p बराबर आया गया 1 बटे y, और q बराबर कितना आया, q बराबर आया y। अब याद करो क्या करना होता है, अब निकालेंगे IF इंटीग्रल फैक्टर, IF बराबर सूत्र क्या है, e की पावर समाकलन p dy। अगर जिसका भी p फंक्शन है, अगर x का है तो dx करना है, y का फंक्शन है तो y करना है, dy करना है, तो p की वैल्यू रख लो e की पावर 1 बटे y dy। अब e की पावर 1 बटे y का समाकलन कितना होगा, बताओ कितना होगा, log y, याद होने चाहिए, सारे समाकलन करना आना चाहिए, ये e की पावर में है, तो e की पावर log y, e की पावर log समथिंग कितना होता है, समथिंग ही होता है, तो यानी y आ जाएगा। तो e की पावर log के बाद कुछ भी लगा हो log के उसमें, तो अगर e की पावर में है तो y ही वही आ जाएगा जो वहां पे लगा होगा, तो यहाँ पे y आ गया। अब IF आ चुका है, तब अवकल समीकरण, अवकल समीकरण का सूत्र याद है ना, क्या होगा, x गुणे IF बराबर समाकलन ऑफ q गुणे x गुणे IF समाकलन ऑफ, क्या होता है, समाकलन ऑफ q गुणे IF dy प्लस c, ये सूत्र याद होना चाहिए। ठीक, देखिए ऊपर देखो, यहाँ तो कुछ दिख न रहा होगा, ठीक है, तो अवकल समीकरण का सूत्र याद होना चाहिए, क्या होगा, देखो इधर अवकल समीकरण, अवकल समीकरण क्या सूत्र बताया अभी हमने, x गुणे IF बराबर समाकलन ऑफ q गुणे IF dy प्लस c, x की वैल्यू x है, गुणे IF का मान कितना निकाले हो y, तो y बराबर समाकलन q कहाँ है, q हमने तुलना किया था, y आया था q का मान, तो y गुणे IF का मान कितना निकाले थे, ये भी y आया था, तो y dy प्लस c। इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो xy बराबर y स्क्वायर हो जाएगा, और y स्क्वायर का समाकलन कितना होगा, y की पावर 3 अपान 3 प्लस c, तो यही अपना अवकल समीकरण है। अब इसमें कुछ भी आगे पीछे किया जा सकता है, जो भी हो आगे पीछे करके आंसर से मिला लेना। तो ये है अवकल समीकरण का हल, ठीक है ना। देख लेते हैं इसका आंसर कितना है, 3 का खा, 3 का खा सही है, यही इसी फॉर्म में आंसर दिया, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है, ग नंबर, तीसरे का ग, तीसरे का ग।
सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु दे रखे हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये बड़ा आसान सवाल होता है। 4, 4, 2। मान लो बिंदु ए है, बिंदु बी दिया है 3, 5, 2 एंड सी बिंदु दे रखा है -1, -1, 2, -1, -1, 2। सिद्ध करना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो इसको हम चाहो तो वेक्टर बना के कभी भी कर सकते हो, या फिर सिंपल इसको करो, समकोण त्रिभुज को शीर्ष करना तो इनके बीच की दूरी वाला सूत्र लगाओ। तो लिखोगे बिंदुओं ए तथा बी के बीच की दूरी, इसी तरह लिखना है, बिंदुओं ए तथा बी के बीच की दूरी, या फिर ये लिख दो कि त्रिभुज की भुजा ए बी की लंबाई, क्योंकि त्रिभुज के बारे में बोला है ना कि त्रिभुज के शीर्ष है, तो ऐसे भी लिख सकते हो त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी की लंबाई बराबर, क्या सूत्र लगाओगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला। दूरी कौन सी बनेगी, ए बी। तो ए बी बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर रख दो इसमें। तो रूट के अंदर x2 माइनस x1 कितना है, ये x2 हो गया, x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 5 और ये 4, 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z2 है, गलत हो गया देखो, x2 कितना था, x2 तो ये है ना 3, x1 ये है, तो 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y2 5 में से 4 गया सही है, और z2 है 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, तो रूट के अंदर 4 में 3 गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 1 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 में 4 गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 0, तो कितना आया अंडर रूट 2, पहली भुजा ए बी आ गई रूट 2। इसी प्रकार भुजा या दूरी BC बराबर, BC भी निकाल लो जल्दी से, कितना आ जाएगा देखो, हमें इसको इसी तरह करना है, डायरेक्टली किए देना है। BC कितना आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -1 -3 -4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस -1 -5 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 -2 0, तो कितना है 36 6 42 10 52, रूट का 52, रूट का 52 को क्या लिख सकते हो 13 चौक 52 यानी 2 रूट 13, तो ये आ गया भुजा BC। एंड भुजा CA कितना आएगा, CA का हो या AC का हो बात वही है, तो CA की लंबाई देखो x1 या x2 माइनस x1, तो -1 -4 5 का स्क्वायर 25 प्लस -1 -4 25 प्लस 2 -2 0 बराबर कितना आया 25 25 50, 50 को लिख सकते हैं 2 गुणे 25, ये चलो 50 ही लिख दो 50। अब 50 को कैसे बाहर करोगे रूट से, 5 25 दूनी 50 होता तो 5 रूट 2 लिख दोगे, इसको फैक्टर कर लो, जिसका जोड़ा बन जाता है उसको बाहर कर लेते हैं रूट से। अब देखो क्या ऐसी दो समकोण त्रिभुज को हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज होता क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश होता है उसमें इसको मान लो थीटा कहेंगे, तो ये लंब का काम करेगी, ये आधार का काम करेगी, ये कर्ण का काम करेगी, यानी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अभी यहाँ पर बिंदुओं का शीर्ष देना गलत है, ABC अभी भी हम मान नहीं सकते क्योंकि पता नहीं कौन शीर्ष कहाँ पर है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं इसमें। तो यहाँ पर देखो क्या किन्हीं दो भुजाओं का स्क्वायर जोड़ने पर तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर आ रहा है क्या, देखो 5 × 5 = 25 दूनी 50, ये 50 आया, 25 दूनी 50, इसमें आओ
2 दूनी 4, 13 दूनी 26, 26 आया। ये कितना आया? 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2। तो बताओ क्या किन्हीं दो भुजाओं का स्क्वायर तीसरी भुजा के जोड़ के बराबर आ रहा है? कौन सा आ रहा है बताइए? तो देखो इसमें कौन सी भुजाओं का स्क्वायर करने पे आ रहा है, देखो ध्यान से। अगर हम सी ए का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये कौन थी, ए बी का स्क्वायर करें तो किसके बराबर आ रहा है? इसके बराबर आएगा बी सी के। कैसे आएगा ध्यान से। अब ये पहले से नहीं लिख देना है, ये चीज पहले से नहीं लिख देना। पहले यहाँ पे आओ, लिखोगे 5 रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। हल करो इसको तो 5 रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा? 25 गुणे 2, रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 25 दूनी 50 प्लस 2 मतलब 52। ठीक है। अब ये और बीसी को कितना है? बीसी का स्क्वायर करो तो बीसी का स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 2 रूट 13 का स्क्वायर। स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4, रूट 13 का स्क्वायर 13, तो ये भी आ गया 52। तो बता दो चूंकि ये क्या था? 5 रूट 2 कौन सी भुजा थी? सी ए। चूंकि सी ए का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, यानी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। इसलिए दिए गए शीर्ष सी ए का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर किसके आया था? बीसी का स्क्वायर। हाँ हाँ, सी ए का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर। तो इसलिए त्रिभुज के शीर्ष, इसलिए दिए गए शीर्ष त्रिभुज एबीसी है, एबीसी के हैं जो कि एक समकोण त्रिभुज है, ऐसे लिख देना है। अब एक मेन बात बताओ यहाँ पर, अभी हमको नहीं पता था कौन सा शीर्ष कहाँ पर है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री पे कौन सा आएगा, ऊपर कौन सा आएगा, इसमें कौन सा आएगा। अब बताओ, अब कंफर्म हो चुका है कि कौन सा इसमें शीर्ष मेन था, यानी कौन सा इसमें ऐसा कोण है जो 90 डिग्री की जगह पे आएगा। कौन सा कोण 90 डिग्री पे आएगा? तो देखो इसमें ये जो कॉमन कोण है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो यही हमारा 90 डिग्री बनेगा। अर्थात इसका अगर त्रिभुज बना के दिखाओगे तो ये ए हो जाएगा, इसको अब बी कह दो, चाहो तो इसको भी सी कह दो या इसको भी कह दो, लेकिन ये 90 डिग्री है, कोण ये 90 डिग्री है, सिद्ध हो गया है। जो दोनों में कॉमन होगा वही 90 डिग्री आएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ तो फिर गलत लिख गया होगा ना, यहाँ पे देखो कितना दिया था, सी ए का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। हाँ इधर बीसी था देखो, नहीं हाँ सी ए का स्क्वायर प्लस ये कौन था, हाँ ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर था इधर, तो बराबर बीसी का स्क्वायर। तो ये सिर्फ ए कॉमन है, तो ए कॉमन है तो ए ही 90 डिग्री है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तीसरे का घ नंबर। क्या दिया है, यदि एक आव्यूह दे रखा है x, x प्लस वाई एंड 5 प्लस जेड, 2 एंड एक्स वाई, इट इज इक्वल टू 6 2
5 8। तो इस त्रिभुज मतलब ये बोल रहा है कि इसमें एक्स वाई जेड का मान बताओ। सबसे पहले ये आव्यूह है। आव्यूह के बारे में बात की जाए तो दो आव्यूहों की तुलना की गई है, मतलब दो आव्यूह बराबर तभी होंगे जब उनकी पंक्तियां और स्तंभ बराबर हो तथा प्रत्येक संगत अवयव भी बराबर हो। अगर इनके बीच बराबर का चिन्ह लगा है, इसका मतलब है यहाँ वाला पद यहाँ वाले के बराबर, यहाँ वाला यहाँ वाले के बराबर, यहाँ वाला यहाँ वाले के, यहाँ वाला यहाँ वाले के, जो जिस जगह पे है उसी वाले पद के बराबर होगा। अगर हम इस आव्यूह की कोटि की बात करें तो दो पंक्तियां दो स्तंभ, 2 क्रॉस 2, ये भी दो पंक्तियां दो स्तंभ, 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, तो इसीलिए इनकी तुलना हो जाएगी। अगर इसकी कोटि और इसकी कोटि बराबर ना हो तो तुलना लगा ही नहीं सकते, बराबर का चिन्ह लग ही नहीं सकता। फिर अगर ये बराबर है तो क्या होगा, तुलना करने पर लिखोगे आव्यूहों की तुलना करने पर, पूरी भाषा लिखोगे आव्यूहों की तुलना करने पर। तो x प्लस वाई किसके बराबर है, 6 के बराबर। देखो 2 2 के बराबर लिखा ही है। यहां से एक्स वाई किसके बराबर है बताओ, 8 के बराबर। तो हमें x और y का अलग अलग मान निकालना है। और यहां से देख लो 5 प्लस जेड किसके बराबर है, यह है 5 के बराबर। तो यहां से जेड तो सिंपल से कितना आ गया, जेड तो 0 आ चुका है, और एक्स वाई भी हमें बताना है। तो एक्स वाई बताने के लिए हमें एक सूत्र याद होना चाहिए। क्या, अगर x प्लस वाई पता है तो हमें x माइनस वाई भी निकालना है। कैसे निकलेगा देखो, या तो ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ से x का मान 8 बटे वाई, यहाँ पे x की जगह रख दो तो y के 2 मान निकलेंगे, या फिर y का मान x के पदों में रख दो। मतलब दो तरीके हैं, नहीं तो सूत्र बना लो उसमें से और आसान हो जाएगा। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। कैसे देखो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक, इसका स्क्वायर तोड़ो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो प्लस 2xy ये, अब माइनस 4xy ये, तो माइनस का ही तो बचेगा 2xy, जो कि इसी के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आसानी से सूत्र को बना सकते हो। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई कितना है, 6 का स्क्वायर 36, डायरेक्टली हम रख रहे हैं, ठीक है, माइनस 4 गुणे एक्स वाई का मान 8 है, 4 8 32। तो इस तरह से x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपने को मिल गया 4। तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर कितना आया, प्लस माइनस 2, कितना आएगा, प्लस माइनस 2। x के 2 मान संभव हो सकते हैं, देखिए x और y दोनों के। अब एक बार जब प्लस लेंगे, जब x माइनस वाई बराबर प्लस 2, तो ये x प्लस वाई बराबर 6 ले लो, x प्लस वाई बराबर 6 हल करोगे तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, दोनों जोड़ दो, 2x आएगा, 6 2 8x आएगा, तो x बराबर 4 आ गया, और y बराबर कितना आएगा, घटा दोगे तो y का मान 2 आएगा। तो इस तरह से x का मान 4 आया, y का मान 2 आया। दूसरी शर्त, जब हम माइनस वाला लेकर चले कि x माइनस वाई का मान माइनस 2 आया है, तो x प्लस वाई कितना था, x प्लस वाई 6 था। इनको हल करोगे तो 2x इधर आएगा, उधर हो जाएगा, 6 से 2 गए 4, तो यहाँ से x का मान 2 आया। ठीक, अब x का मान 2 तो y का मान कितना आएगा, 6 2 8 4 आएगा, y का मान 4 आ जाएगा, करके देख लो चाहे। तो इस तरह से x के 2 मान संभव है, 4 या फिर 2, y के भी 2 या फिर 4, और z का सिर्फ 1 मान संभव है। तो जो भी इसमें ऑप्शन तो है नहीं, तो इस तरह से दोनों आंसर देना है, बाकी जैसा भी हो बताना। अगर कम समझ में आया तो फिर से समझा दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं चौथे नंबर सवालों की ओर। ये थोड़ा बड़े हो सकते हैं सवाल, सभी खंड करना होता है। लिखा है दिखाइए कि f ऑफ x बराबर 7x स्क्वायर माइनस 3 एक वर्धमान फलन है, एक वर्धमान फलन है। प्रूव दैट दिस फंक्शन इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर एवरी x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखते हैं। तो वर्धमान और ह्रासमान क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। वर्धमान ह्रासमान की परिभाषा कौन सी है, अवकलज का अनुप्रयोग पढ़ा होगा आपने।
तो उसमें वर्धमान और ह्रासमान की आती है कि वर्धमान फंक्शन का मतलब क्या है कि एक ऐसा फंक्शन जिसका हम लोग ग्राफ खींचे तो वो वर्धमान होता चला जाए, बढ़ता ही चला जाए, नीचे की ओर ना आए। और ह्रासमान क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर आना शुरू कर दे कोई ग्राफ, तो ये वर्धमान ह्रासमान। तो ये दिखाना है कि ये फंक्शन हमेशा वर्धमान ही है। ठीक है, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए, जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए, यानी इस साइड में अगर इसको खींचेंगे तो वर्धमान आएगा, निरंतर ऊपर की ओर इसका ग्राफ जाएगा। तो कैसे करना है देखो, देखिए कैसे करना है। तो कैसे करना होता, सबसे पहले हम लोग इसका एक बार अवकलन करेंगे, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव एफ ऑफ एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स निकालो, कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 एक्स और 3 का हो जाएगा 0। तो कुल मिला के एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ गया 14 एक्स। ठीक, अब लगे हाथ डबल डैश भी निकाल लो क्योंकि इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तो एफ डबल डैश कितना हो जाएगा, केवल 14। ठीक, अब क्या करना है, अब हम लोग इसका चलो देखते हैं। अब लिखेंगे वर्धमान या ह्रासमान के लिए, फलन के वर्धमान या ह्रासमान के लिए क्या करना होता है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 रखो। अब 0 रखेंगे तो क्या होगा देखिए, तो 0 अगर रखते हैं तो कितना आएगा, 7x स्क्वायर, हाँ कितना आया था इसका एफ डैश एक्स, 14x। तो 14x इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। हाँ देखिए, वर्धमान ह्रासमान निकालते समय डबल डैश का यूज नहीं करते। डबल डैश का यूज हम लोग तब करते हैं जब मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं, उच्चिष्ट निम्निष्ट निकालते हैं। चलिए देखते हैं। अब x का मान 0 आ गया। अब हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे, संख्या रेखा। संख्या रेखा खींचेंगे और संख्या रेखा में 0 कहां पर है, 0 बीचों बीच में होता है। इधर की संख्या क्या होती है, प्लस इनफाइनाइट, और इधर की संख्या क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट। अब हम ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ नहीं वो तालिका बनाएंगे। कैसे तालिका बनाएंगे देखो, एक तरफ अंतराल लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे, अंतराल, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब ब्रैकेट्स जिनको बोलते हैं। फिर एक तरफ एफ डैश एक्स का चिन्ह देखेंगे, एफ डैश एक्स का चिन्ह देखेंगे। उसके बाद एफ ऑफ एक्स की स्थिति बताएंगे कि एफ ऑफ एक्स इसमें कैसा है, वर्धमान है कि ह्रासमान है। तो देखो एक्स के कितने पॉइंट निकले हैं, एक्स का सिर्फ एक पॉइंट आया 0। तो जो इसके अंतराल बनेंगे 2 बनेंगे, 2 पॉइंट होते तो 3 अंतराल, 4 पॉइंट होते तो 5 अंतराल, एक ज्यादा ही अंतराल बनेगा। अब अंतरालों कैसे बनाना है देखो, तो 0 ये है, तो एक अंतराल यहां से यहां तक, फिर एक अंतराल यहां से यहां तक। अब हमसे सिर्फ वर्धमान पूछ रहा है, निरंतर वर्धमान नहीं पूछा है, केवल वर्धमान पूछा है। तो वर्धमान का मतलब है कि फंक्शन ऐसा जा सकता है। देखो कैसे, वर्धमान का मतलब क्या है, एक होता है निरंतर वर्धमान की बस फंक्शन जाता रहे लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहे, और एक होता है वर्धमान। तो वर्धमान में क्या होगा, जाएगा तो, लेकिन कहीं बीच में ये बराबर भी हो सकता है, समांतर भी हो सकता है एक्स अक्ष के, फिर से जाना शुरू कर दो। तो ये होता है सिर्फ वर्धमान, इसमें निरंतर शब्द नहीं यूज होगा। तो प्रश्न कह रहा है वर्धमान, तो वर्धमान के लिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब समांतर भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, पहला अंतराल बनेगा माइनस अनंत से 0, और 0 को हम शामिल करेंगे। जब भी केवल की बात करें, वर्धमान या सिर्फ ह्रासमान, तो क्लोज इंटरवल लेकर चलना है। जब निरंतर वर्धमान निरंतर ह्रासमान कह दो तो हमें ओपन इंटरवल करना है। ओपन का मतलब लास्ट वाला पॉइंट नहीं लेना होता है। फिर दूसरा अंतराल क्या बनेगा, 0 से आगे तक, 0 से अनंत तक। अनंत की तरफ हमेशा ओपन लगता है, इधर क्लोज लगाओगे क्योंकि वर्धमान की बात कर रहा है। अब देखो इसका तो पूछ ही नहीं रहा, हमसे पूछ रहा था एक्स का मान जब 0 से बड़ा है, तो हमको सिर्फ इसके बारे में बताना है।
लेकिन इसको भी बता दोगे तो कोई गलत नहीं होगा। देखो अगर हम इसकी बात करें तो माइनस अनंत और जीरो के बीच में, माइनस अनंत और जीरो के बीच में एफ डैश एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। देखो माइनस अनंत और जीरो के बीच में एफ डैश एक्स का चिन्ह देखो कैसा है। तो इसके बीच की कोई एक संख्या उठा लो, मान लो हमने -1 उठा लिया, तो जीरो और -1 माइनस अनंत के बीच में -1 संख्या एफ डैश के ऊपर रखो, तो -1 रखोगे एफ डैश के ऊपर कितना है